गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से चैनल एडुमीनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में से कविता लेकर आए हैं। इस कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और इनके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी ने यहाँ पर एक दिव्यांग व्यक्ति, वैसे तो हमारी कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरा मतलब एक तरह से कह सकते हैं जैसे आपको टीवी पर दिखाई देता है कोई भी कार्यक्रम, तो वह कार्यक्रम किससे शूट किया जाता है, किससे रिकॉर्ड किया जाता है, एक कैमरे से। तो उसी कैमरे में एक व्यक्ति है जो अपनी शारीरिक रूप से थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं पूर्ण नहीं है, यानी कुछ कमी उसके शरीर में है। तो उसी कमी को जो यहाँ पर कह सकते हैं कि मीडिया कर्मी कितनी क्रूरता से, कितनी संवेदनहीनता के साथ प्रस्तुत करते हैं उसके दुख को, उसकी तकलीफ़ को एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग के सामने पहुँचाने के लिए, यानी सीधी सी सरल सी बात को एक करुणामयी दृष्टि के रूप में, करुणामयी एक विचार के रूप में उसके दुख को प्रकट किया है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य उनका है, मीडिया कर्मचारियों का, कि जल्दी से जल्दी हमारा कार्यक्रम सफल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है दूसरे चैनलों, दूसरे जो चैनल है उनकी बजाय हमारा जो कार्यक्रम है अत्यधिक सफल बने और हमारा चैनल एक स्टार की तरह उभर कर सबके सामने आए। तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है यहाँ पर, होड़ मुकाबला कि तरह तरह के कंपटीशन चैनलों के बीच में चलते रहते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है एक सामाजिक उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम का, लेकिन वास्तव में अगर कविता को पढ़कर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे क्या वास्तव में यह एक सामाजिक भरा कार्य था? कतई नहीं, कदापि नहीं हो सकता। सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था उनका, मीडिया कर्मचारियों का, मीडिया जो कर्मी थे, पत्रकार थे, कैमरामैन था, उसके निर्देशक थे, उनका एक कार्यक्रम, सिर्फ एक उद्देश्य था कि हम उस व्यक्ति को, यानी जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, शारीरिक रूप से क्या है थोड़ा सामान्य व्यक्ति से थोड़ा पिछड़ा हुआ था, कुछ कमी थी उसके शरीर में, तो उसी एक कमी को दर्शाने के लिए उसकी पीड़ा को ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे प्रश्न उनसे पूछे गए कि उनके अंदर की जो तकलीफ़ है वह उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके चेहरे के भाव से, उसकी आँखों से किस प्रकार से व्यक्त होती है एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग के सामने। तो यहाँ पर वैसे तो हमारी कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कानूनी रूप से ये जो हमारी एक शब्द है अपाहिज, इसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। हालांकि कवि ने अपनी कविता का नाम रखा है कि कैमरे में बंद अपाहिज, तो नाम हम नहीं बदल सकते, लेकिन कानून ने इस शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, एक ऐसा कानून पारित हुआ है कि पूर्ण रूप से इस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इस शब्द का प्रयोग हम शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। वो भगवान की मर्जी है कि उसने उस व्यक्ति को विशेष खूबियों के साथ, कुछ कमी के साथ इस धरती पर उतारा है। तो यहाँ पर इनकी जगह दिव्यांग, दिव्यांग एक शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब है विशेष व्यक्ति, जिसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है, एक विशेष, एक तरह से कह सकते हैं कि एक विशेष गुण उसके अंदर होता है। तो अपाहिज प्रयोग न करके, कविता का नाम आपको सिर्फ लिखना कि कैमरे में बंद अपाहिज, लेकिन जहाँ पर भी हम व्याख्या करेंगे तो वहाँ पर अपाहिज शब्द का प्रयोग न करके आपको एक शब्द लिखना है दिव्यांग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपाहिज को भूल जाइए और उसके स्थान पर दिव्यांग को याद रखिए। किनके द्वारा रचित है यह कविता? रघुवीर सहाय के द्वारा। तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज मीन्स दिव्यांग व्यक्ति।
कवि हैं रघुवीर साहे जी। रघुवीर साहे जी ने यहाँ अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने के लिए एक सहज सरल रूप से अपनी बात को यहाँ व्यक्त किया है। मीडिया कर्मी की क्रूरता पर प्रकाश डाला है। और यह कविता काव्य संग्रह से ली गई है, लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं एक काव्य संग्रह है, उसमें से पंक्तियां यहाँ पर, कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी गई हैं और हमारी कविता है कि कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर साहे जी यहाँ पर क्या कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कैमरे में बंद अपाहिज कविता। इस कविता के कवि का नाम है रघुवीर साहे जी। रघुवीर साहे जी ने यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है वह अपने आप को समर्थ, सार्थक, पूर्ण रूप से शक्तिमान, बलवान मानते हैं। और क्या कहते हैं, व्याख्या करते हुए लिखेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन दूर की खबरों को, दूर के दर्शन को कराने वाले यानी टेलीविज़न। हम टेलीविज़न पर बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिमान, शक्तिवान, शक्तिशाली हैं, पूर्ण रूप से समर्थ हैं। किसी भी साधारण सी बात को विशेष बल भर के हम विशेष दर्शक वर्ग के सामने आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। टेलीविज़न के सामने अपने आप को शक्तिशाली बताया मीडिया कर्मियों ने। और क्या कहते हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक कमज़ोर से व्यक्ति को लेकर आएंगे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा। उसको नाम दिया जाएगा कि आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम। तो उस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक दुर्बल व्यक्ति से, दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति से, एक बंद कमरे में, एक कैमरे के सामने, रिकॉर्ड करने वाले कैमरे के सामने, एक कमरे में उसको बिठा दिया जाएगा कैमरे के सामने। किसको? एक कमज़ोर व्यक्ति को। और स्वयं को क्या बताया? समर्थ, शक्तिशाली। तो दोबारा से देख लीजिए, दूरदर्शन कर्मी बोलते हैं स्वयं को शक्तिशाली बताते हुए, स्वयं को समर्थवान बताते हुए, बलवान बताते हुए कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को कैमरे के सामने बिठाएंगे एक कमरे में, यानी कैमरे के सामने क्या है, उसको लेकर आएंगे एक बंद कमरे में, उसको बिठा दिया जाएगा। वहाँ पर दो ही व्यक्ति रहेंगे, एक साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यू लेने वाला और दूसरा वही दुर्बल व्यक्ति जिसका इंटरव्यू लिया जाने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उनसे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा करके। हाँ तो बताइए आपका क्या दुख है? जल्दी बताइए, वह दुख हमें बताइए। बता नहीं पाएगा। देखो कितनी क्रूरता से उसके दुख को व्यक्त करने के लिए मीडिया कर्मी, इंटरव्यू लेने वाला, साक्षात्कारकर्ता कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। तो कैमरे वाले यानी बताते हैं मीडिया कर्मी हम तो शक्तिशाली हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कहते हैं उनसे पूछेंगे, हम एक दुर्बल व्यक्ति को लेकर आएंगे, कैमरे में बंद कर देंगे, कमरे में बंद कर देंगे, कैमरा ऑन है, तो हम उसके दुख, उसकी तकलीफ को बढ़ाने के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है। और क्या कहते हैं, उनसे पूछेंगे तो आप अपाहिज हैं। उनसे, हालांकि हमें वो दिखाई दे रहे हैं कि आप एक दिव्यांग व्यक्ति हो, हम उनसे पूछेंगे क्या आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं? तो आप क्यों हैं आप दिव्यांग व्यक्ति? प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया कवि ने। और कहते हैं कि उनसे पूछेंगे कि आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं तो हमें इसका कारण बताइए कि आप दिव्यांग व्यक्ति क्यों हैं। क्या आपका दिव्यांगपन यानी आप शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं, क्या यह कमी, यह दिव्यांगपन आपको दुख देता है? सामान्य जो व्यक्ति है अपना जीवन यापन करते हैं सामान्य तरीके से, लेकिन आपके अंदर एक कमी है, क्या वह कमी आपको दुख देती है, आपके दुख को बढ़ाती है, आपकी दैनिक समस्याओं में वह आपकी सहायता करती है, या आपको उन दैनिक समस्याओं से निपटने के लिए पीछे लेकर जाती है? तो उसमें यानी मीडिया कर्मी पूछ रहा है, साक्षात्कारकर्ता पूछ रहा है कि आपका दुख तो जरूर बढ़ता होगा। लेकिन जब यह सवाल उससे पूछा जाता है दिव्यांग व्यक्ति से, तो उसका दुख, उसके चेहरे पर
उभर कर आता है, उसके भाव उसके चेहरे पर, उसकी पीड़ा उसके चेहरे पर उभर कर आती है, तो तुरंत वह साक्षात्कार करता इशारा करता है। इशारा किसको? कैमरामैन को, और उनको कहता है कि बड़ा करके दिखाओ। इनके दुख को कैमरा बड़ा करके दिखाइए और कहते हैं हाँ तो बताइए। और उसके दुख को जब वह सवाल देने वाला होता है, जब उनके द्वारा पूछे गए उत्तर का जवाब देने वाला होता है, तो क्या कहा जाता है? फिर उनको चुप करा दिया जाता है और फिर दूसरा प्रश्न उनसे पूछा जाता है। जैसे ही बोलने वाला होता है तो कहते हैं हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर से दूसरे प्रश्न की बौछार कर दी जाती है। जैसे ही बोलने वाला है लेकिन फिर से दूसरा प्रश्न कर दिया जाता है, बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। वह प्रश्न सुनकर जैसे ही उत्तर देने की कोशिश करेगा तो फिर से दोबारा प्रश्न पूछा जाएगा और वह बता नहीं पाएगा। यानी अपने दुख को, अपनी पीड़ा को इतने आसानी से वह व्यक्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि लगातार उनसे एक तरह से क्रूरता भरे, अमानवीयता भरे प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं। वह अपने आप को असहाय पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, सोचिए बताइए। जैसे ही वह जवाब देने वाला होता है फिर से पूछा, कहते हैं उसको कि सोचिए सोचिए, आप अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए और हमें बताइए, आप याद कीजिए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको दिव्यांग होकर कैसा अनुभव हो रहा है। देखो कितना क्रूरता भरा प्रश्न उनसे पूछा गया है मीडिया कर्मियों ने। पहले से ही कमज़ोर है, पहले से ही एक तरह से कह सकते हैं एक दिव्यांग व्यक्ति से फिर से यह पूछा जा सकता है कि बताइए आपको कैसा लग रहा है, यानी कैसा लगता है, क्या आप अपने दैनिक कार्य करने में आप असमर्थ पाते हो, कैसा महसूस करते हैं। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसे। और देखो कितना एक तरह से कह सकते हैं, कितना क्रूरता से, कितने अमानवीयता से भरा हुआ प्रश्न पूछते हैं कि उसकी नकल करके दिखाएंगे, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं। उसको चल कर दिखाएंगे, उसकी नकल, उसका अनुकरण करके दिखाएंगे, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं। यानी इतना एक तरह से बेहुदा प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बेतुके सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। किनसे? दिव्यांग व्यक्ति से। और कहते हैं सोचिए सोचिए और बताइए हमें कि आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, उसकी नकल करते हैं। थोड़ा कोशिश कीजिए। फिर कहते हैं कि करिए करिए, कोशिश कीजिए और हमें बताइए। आप एक कैमरे के सामने बैठे हैं और आपका कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम है, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग आपके कार्यक्रम को देख रहा है, तो जल्दी से बताइए आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ी सी और कोशिश करिए, अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा दबाव डालिए, याद कीजिए। अब वह अवसर खो देंगे। पहले से ही मिली भक्त थी उनकी, पहले से ही उनकी योजना थी कि उनसे तरह तरह के बेतुके सवाल पूछेंगे और वह जवाब नहीं दे पाएगा तो हम कहेंगे कि आपका अवसर चला गया, वह मौका खो देगा उत्तर देने का। जैसे ही वह मुंह खोलने का प्रयास करेगा, यानी उत्तर देने का प्रयास करेगा, तो क्या हो जाएगा? मौका खो देगा। हम दोबारा से अपनी योजना के अनुसार कोई ऐसा ही बेहुदा सा सवाल, बेतुका सा सवाल उनसे पूछेंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यानी हमारा कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम है और अपने कार्यक्रम को अत्यधिक रोचक, अत्यधिक सफल बनाने के लिए हम क्या करेंगे के वास्ते, यानी दर्शकों के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और दोबारा से ऐसे प्रश्न पूछेंगे, दोबारा से उनको कहेंगे और ऐसे प्रश्नों को सुनकर क्या होगा? उसका दुख बढ़ जाएगा, उसकी आंखें छलछला आएंगे और क्या करेगा? वह रोना शुरू कर देगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का और दर्शक उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। दर्शक की आंखों में भी उसके दुख को सुनकर एक तरह से उनकी मन में करुण भाव जाग जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं और उनकी आंखें भी भरने वाली ही होती है, वह भी रोने वाले ही होते हैं उसके दुख को देखकर। और इंतजार करते हैं कौन? मीडिया कर्मी, कैमरामैन, निर्देशक इंतजार करते हैं। क्या करते हैं? यह प्रश्न पूछेंगे दोनों के रो पड़ने का। यानी हमारा कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब क्या है? रो पड़ेंगे। तो इंतजार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यह प्रश्न यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा और वह उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, लेकिन गहरे दुख, गहरी तकलीफ और बेहुदा प्रश्नों के कारण उसकी जो अभिमान है वह चूर चूर हो जाता है। उसका घमंड है, वह घमंड क्या कह सकते हैं, उसका जो अभिमान है, स्वाभिमान जिसको बोल सकते हैं, वह पूरी तरह से चूर चूर कर देंगे इन बेतुके प्रश्नों से। और गहरे दुख, गहरी तकलीफ के कारण उसकी, हालांकि वह रो नहीं सकता, लेकिन
उसकी आंखें एक तरह से गहरे दुख के कारण फूल जाती हैं, लाल हो जाती हैं और आंखों में से आंसू टपकने वाले ही होते हैं, आंसू छलकने वाले ही होते हैं। और उन्हीं फूली हुई आँखों की तस्वीर को दिखाएंगे कैमरामैन बड़ा बड़ा, यानी फोकस केंद्र उनकी आंखों पर होगा। दिव्यांग व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ आंखें ही उनके केंद्र में रहेंगे और उन आंखों को बड़ा बड़ा करके क्या है टीवी पर दर्शकों के सामने दिखाया जाएगा। बहुत बड़ी तस्वीर, एक तस्वीर के रूप में बहुत बड़ी कर दी है तस्वीर। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट होता है बुदबुदाना, यानी एक तरह से गहरे दुख गहरी तकलीफ के कारण क्या है वो होठ है वो कसमसा रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, यानी प्रश्न क्या है बार बार उनसे बेतुके पूछे जाते हैं, उनका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और कसमसा रहे हैं, यानी बुदबुदा रहा है वह अंदर ही अंदर। आशा है आप इसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, आप अपने दिव्यांगपन का दुख इसको मानेंगे जो वह कसमसा रहा है, बुदबुदा रहा है। एक और कोशिश, फिर से दोबारा से एक कोशिश की जाती है और कहते हैं दर्शक धीरज रखिए, धैर्य को धारण कीजिए। देखिए दोनों एक संग रुलाने हैं। उनकी योजना है कि दर्शकों को भी और दिव्यांग व्यक्ति को भी एक साथ रुलाना है। उनका कार्यक्रम देखने वाले दिव्यांग व्यक्ति के दुख को देखकर, उनकी फूली हुई आंखों को देखकर, उसके होठों की कसमसाहट को देखकर क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे और आंखों से आंसू बहने लगेंगे और अपने दुख को, अपनी पीड़ा को व्यक्त न कर पाने की अवस्था में जो दिव्यांग व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, वह भी रोने लगेगा। तो दोनों योजना के अनुसार जैसे ही दोनों रोने लगेंगे, उनका एक ही उद्देश्य था कि दोनों को रुलाएंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल बनेगा, हमारा कार्यक्रम सार्थक होएगा और हम प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, हमारा कार्यक्रम उच्च कोटि उच्च श्रेणी में शामिल हो जाएगा। आप और वह दोनों आप और जो दुर्बल व्यक्ति हैं, कैमरा बस करो। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी योजना पर पानी फिर जाता, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। तो निर्देशक उनको इशारा करता है कि अब बंद करो, क्या करो, कैमरा बंद कर दो, बहुत हुआ, नहीं हुआ रहने दो, हम अपने कार्यक्रम में सफल हुए, उसको असफल हुए हैं उसको रहने दो, बंद करो इधर ही, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य था कि इन दोनों को रुला सके, लेकिन हम चाहकर भी नहीं रुला सके। तो अब कार्यक्रम को इधर ही बंद कर दो, इधर ही समाप्त कर दो, कैमरा बंद कर दो, प्रश्न पूछने बंद कर दो। और फिर क्या कहते हैं, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर यानी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, वक्त बहुत बड़ा होता है, बहुत अमूल्य होता है, तो उसकी कीमत होती है। यानी कहने का अभिप्राय है कि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम उसके रोने का और दर्शकों के रोने का इंतज़ार कर सकें, क्योंकि समय हमारे पास कम है, अमूल्य है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। तो समय नहीं है कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हालांकि हमारा कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण था, लेकिन चाहकर भी समय की नज़ाकत को देखते हुए, समय के मौके को देखते हुए हम आगे अपना कार्यक्रम नहीं बढ़ा सकते। हमें इसके लिए खेद है और खेद प्रकट करते हुए, पर्दे पर वक्त की कीमत बताते हुए वह मुस्कुराएंगे। एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके होठों पर हमें दिखाई देगी। आप देख रहे थे और लास्ट में, आखिर में, अंत में जो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है वह आपको संबोधित करते हुए कहेगा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, समाज की भलाई के लिए एक व्यक्ति की पीड़ा को व्यक्त करते हुए हम एक उद्देश्यपूर्ण, सामाजिक उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आए थे। लेकिन हम अपने कार्यक्रम, हम अपने उद्देश्य में सफल होने ही वाले थे, लेकिन हम नहीं हो सके। उसके लिए हमें खेद है। यानी थोड़ी सी ही कसर, थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया था उसकी पीड़ा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। यानी उसको रुलाने का स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे कि थोड़ा सा ही कार्यक्रम हमारा रह गया था, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना नहीं था। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है और इसके साथ ही आपका हाथ जोड़कर वह करेंगे धन्यवाद। तो ये कविता हमारी थी कैमरे में बंद अपाहिज। अब इसका विशेष देख लेते हैं कि एक कवि ने अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए किन किन शब्दों का, किन किन अर्थों का प्रयोग किया है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर पर्दे पर पै और पै को 2 बार दोहराया गया है। तो जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, व्याकरण क्या कहती है, जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा शांत रस का परिपाक हुआ है। साधारण सी सीधी सी बात चल रही, विरोधाभास की कोई बात नहीं है। सामान्य से, हालांकि बेतुके प्रश्न थे लेकिन सामान्य तरीके से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहता है लेकिन चाहकर नहीं व्यक्त कर पाता, तो शांत रस का यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रयोग हुआ है। यानी जिसकी पीड़ा को व्यक्त करना था, दिव्यांग व्यक्ति को दिखाना था, उसकी पीड़ा को व्यक्त करना था, तो शांत बैठा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या शांत रस का परिपाक हुआ, प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में प्रसाद गुण का समावेश है। प्रसाद गुण एक तरह से कह सकते हैं कि शांत रस का प्रयोग हुआ है, और शब्द है वो, योजना है वो इस तरह से कि प्रसाद गुण का यहाँ पर समावेश, प्रवेश हुआ है। नेक्स्ट है वर्णात्मक। एक सीधी सी साधारण सी बात को अत्यधिक डिटेल में एक तरह से विस्तृत रूप से समझाया गया है। संबोधात्मक, संबोधित किया है, उसको कहा गया है बार बार, किसको, दुर्बल व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को। और आत्मपरक, आत्मपरक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दर्शकों की मनोभावनाओं को और जो दिव्यांग व्यक्ति उसकी मनोभावनाओं को छूने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आत्मपरक शैलियों का प्रयोग हुआ है। कवि ने कोष्टकों के प्रयोग से बहुत सारे कोष्टक यहाँ पर प्रयोग किए हैं, जैसे पर्दे पर एक ये कोष्टक शब्द का प्रयोग किया है। सार्थक प्रयोग करते हुए पर्दे के पीछे जो जो अमानवीय घटनाएं, जो जो एक तरह से बातें होती हैं, उनको पूर्ण रूप से आपके समक्ष उजागर किया है। यानी कहते हैं कि पर्दे के पीछे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी क्या है वो छुप जाती हैं। छुप जाने का मतलब क्या होता है कि पर्दे के पीछे जो जो घटनाएं होती हैं उन सब का आपके समक्ष वर्णन किया। हालांकि टीवी पर हम देख रही हैं, लेकिन टीवी के पीछे जो कैमरा है, कैमरे के पीछे जो कमरा है, और कमरे में जो साक्षात्कारकर्ता है और जो अपना इंटरव्यू देने वाला है, उनके समक्ष जो जो बातचीत होती हैं उनकी क्या योजना है, सामाजिक कार्यक्रम है या सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और धन कमाने के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो सारा एक तरह से कह सकते हैं कि सारी घटनाओं पर आपके समक्ष प्रकाश डाला गया कि कैमरे के पीछे उस बंद कमरे में क्या क्या होता है, उनके रहस्य को, उसकी घटनाओं को उजागर किया है। तो ये हमारी कविता है। इससे नेक्स्ट वाली कविता हम जल्दी आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।